हमारे समाज में और घर में जो भी बाधित चीजें थी प्रयोग के नाम पर वो मैंने की। जैसे कविता लिखना ये बाधित था। गाना गाना, उस छोटे से घर में नीचे वाले दरवाजे से पिताजी घुसे तो पता नहीं चलता था मुझे, तो मैं पीछे ऊपर वाले कमरे में बैठ के गाना गा रहा हूँ। तो वो जीने में चढ़ते हुए कहते थे, अरे एक हारमोनियम और ला दो इसे, स्टेशन पे एक चक्कर ले आएगा, अपना भी ले आएगा, हमारा भी ले आएगा। हम ट्रांजिशन पीरियड के लोग हैं, संक्रांति काल के। ना तो नए बचे हैं ना पुराने बचे हैं। पहला प्यार। सामने से एक रिक्शा आया, मैंने उसे देखा तो उन्होंने कहा तो अद्भुत है यार, अनन्य सुंदर है, तो भी ठीक ही है। लव एट फर्स्ट साइट। हाँ, उसने भी मुझे देखा, मतलब लग गया इंगितों से, बातचीत से, देखने से कि दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई। बांध दूं चांद आंचल के एक छोर में। कोई दीवाना कहता है भी क्या पहले प्यार की देन है? नहीं, फिर क्या हुआ कि जब वो मेटलाइज नहीं हो पाया, जैसा कि होता है वर्ग संघर्ष और तमाम चीज़ें, कस्बाई षड्यंत्र, परिवारों की अलग अलग स्टेटस, मेंटलिटी, तो हो नहीं पाया। तो फिर बड़ा डिप्रेशन का टाइम रहा, 2-3 वर्ष बहुत डिप्रेशन का टाइम रहा। बट उसने भी बड़ा फ़ायदा दिया, उसने मुझे पढ़ने पर बहुत प्रेरित किया। ये वो वक्त है जब मैं पहली नौकरी करने के लिए श्रीगंगानगर ज़िले में पीलीबंगा गया, बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर। मतलब शाम को चलता था मैं 4 बजे घर से पिलखवे से, और अगले दिन सुबह 8 बजे मैं कॉलेज पहुंचता था पढ़ाने के लिए। 2200 रुपये सैलरी थी, 2293। पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, नेट क्लियर कर लिया, पीएचडी नहीं हुई है लेकिन क्वालिफाइड हो गए नौकरी के लिए। तो मैंने राजस्थान मध्य प्रदेश से अप्लाई करा, राजस्थान में नौकरी करने के लिए। इंदिरा गांधी महाविद्यालय उसका नाम था, पीलीबंगा, कालीबंगा, जहाँ हड़प्पा मोहनजोदड़ो के अवशेष मिले। तो यहाँ से मैं मोरी गेट जाता था 2-3 घंटे में पिलखवे से। मोरी गेट से फिर मैं बस पकड़ता था अजमेर की या जयपुर की, सिंधी कैंप की। सिंधी कैंप से एक बस मिलती थी जहाजपुर या केकड़ी की, टोंक देवली होती हुई, और वहाँ से एक दूसरी बस मिलती थी शाहपुरा की। फिर मैं शाहपुरा पहुँचता था पढ़ाने के लिए और वहाँ रहता था। तो मैं लौटता नहीं था घर, होली दिवाली भी बहुत इसरार करने पड़ते थे। वहीं से कवि सम्मेलन थोड़े बहुत जो मिल गए। तो उस दौरान मैंने पढ़ा बहुत, क्योंकि फिर एक डिप्रेशन का टाइम आ गया, फिर लगने लगा कि क्या जीवन है, बेकार है। तो तब ऐसे 2-1 साल बीते। फिर मेरी जो श्रीमती जी हैं उनका अपॉइंटमेंट वहाँ हुआ, ज्योग्राफी में असिस्टेंट प्रोफेसर होकर आई वो पब्लिक सर्विस कमीशन से। बहुत ही सीधी सुंदर सी लड़की, और अजमेर से, और उसे दुनिया पता नहीं था, दिल्ली पता नहीं था, बम्बई पता नहीं था, चीज़ें पता नहीं थी। तो हमारी दोस्ती ग्रुप में हुई, और वो भोली और सीधी और बड़ी इनोसेंट लड़की। मतलब मैंने तो दिल्ली और ये सब देखा था, मैं मंडी हाउस जाता था, दूरदर्शन में काम करता था, आकाशवाणी में काम करता था, वही खादी आश्रम का कुर्ता और जीन्स और चप्पल जो स्टेटमेंट हुआ करता था पोस्ट ग्रेजुएशन में, और वर्तमान साहित्य के दफ्तर जाना। तो मेरी जो पत्नी है वो बड़ी सीधी, बहुत ही शालीन और बहुत ही मतलब इस सब से दूर महिला थी। तो मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक विषय था ये कि लड़कियां ऐसी भी होती हैं। जैसे उसको ये पता नहीं था कि कवि सम्मेलन में पैसा मिलता है। उसको लगता था ये सेमिनार है। तो एक बार मेरी तबीयत खराब हो गई बहुत ज़्यादा शादी से पहले, तो वो और 3-4 प्रोफेसर देखने के लिए आए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर आप इतनी सेमिनार क्यों करते हो, तबीयत खराब कर लेते हो। उसे क्या पता कि इसमें लिफाफा भी मिलता भाई। क्लास पढ़ा के जाओ, रात को जाओ, प्रोग्राम पढ़ के आओ, 1100 रुपये का लिफाफा लेके आओ, 5000 रुपये की सैलरी थी, या 2100 का लिफाफा लेके आओ। किसी ने उसे बताया, मेरा जो दूसरा दोस्त था, कि इसके तो लिफाफे ही खत्म नहीं होते, एक महीने के जितनी सैलरी उस दोनों के तो लिफाफे मिलते हैं ऐसे। तो इतनी सीधी थी। फिर वो धीमे धीमे प्रेम में बदला, फिर उसमें सामाजिक प्रॉब्लम्स आई, वही वाली सारी चीज़ें। बट तब तक मैं मैच्योर भी हो चुका था, शादी की एज भी हो चुकी थी, और फिर मुझे लगा था कि ये गलती एक बार हो चुकी है कि आप प्रेम करो या प्रेम में रहो, या उसके लिए तो ऐसा वो ये जो मैं पहले दिन था उसकी हालत सोचो। तो इस बार मैंने लीड अपने हाथ में ली कि नथिंग टू डू विद, कुछ नहीं होने का। तो मैंने शादी कर ली। फिर मेरे दोनों के घर वालों ने, मेरे फादर ने, मेरे मदर ने, उसके फादर मदर ने, दोनों ने इसको अस्वीकार कर दिया कि हमसे कोई रिलेशन नहीं है भाई, तुमने कास्ट से बाहर शादी कर ली। उनके यहाँ भी यही कास्ट से बाहर शादी कर ली, यहाँ भी कास्ट से बाहर शादी कर ली। फिर 1-1.5 साल ऐसे ही चलता रहा। फिर 1-1.5 साल बाद उसके घर में हो गया। फिर 2-2.5 साल बाद, 2 साल बाद, 2.5 साल बाद मेरी बेटी बड़ी वाली वो जब पैदा होनी थी, तब फिर थोड़ी चिंता हुई कि यार बहू भी है, जैसी भी है, अकेली है। तो सबसे पहले मेरी जो है बहन आई रहने के लिए,
फिर मेरी जो बड़े वाले भाई साहब जो बोल रहे थे, जब हुई वो तो उस समय तो मेरी सिस्टर थी, फिर इनकी पत्नी आई, फिर ये वाले भाई साहब घर ले गए, फिर नॉर्मल हो गया। अब मेरे पिताजी कहते हैं बहू अच्छी है नालायक है। कोई दीवाना कहता है कहाँ आया गाना, ये नहीं बताया आपने। ये तो एक छोटी सी स्टोरी है, ये केवल एक मुक्तक के पीछे, बाकी तो इसकी सीरीज की मुक्तक अलग अलग बनी। जब मैं हापुड़ में था और वो जो भी प्रसंग था प्रेम का, तो उस एकेपी में अमरूद का बाग है एक, उसका ठेका छुटता था। तो लड़कियों के स्कूल में लड़के नहीं जा सकते, आपको पता होगा, झांसी वासी में भी होता है, गर्ल्स कॉलेज में तो बहुत ज्यादा होता है स्ट्रिक्ट। तो कोएड में भी लड़के लड़की आपस में बात नहीं कर सकते? नहीं, गर्ल्स कॉलेज जो उसमें तो घुस नहीं सकते। हाँ। उसमें तो मतलब आप कोई नहीं, चपरासियों के 2-1 के अलावा कोई आदमी का बच्चा होता नहीं उसके अंदर। तो हम कैसे जाएं उसमें और कैसे बात हो, गली में मिल नहीं सकते। उनके पिताजी भी शहर के मानद आदमी, हमें भी लोग जानते थे। तो वहाँ जो अमरूद का बाग था वो एक खां साहब के पास उसका ठेका था। तो मैंने उनसे अपना रिलेशन बना लिया। शाम वाम को स्कूल होने के बाद जाके शेर व शायरी सुना के, गालिब का शेर, दाग का शेर, मीर का शेर। और वो तो खां साहब उर्दू के शौकीन आदमी थे, जमील अहमद ले गए थे। तो पहले तो जमील अहमद काम आए, बीच में इस्लाम लगा, फिर इस्लाम के ऊपर उर्दू लगी, और उर्दू के ऊपर फिर इस्लाम और उर्दू के ऊपर फिर अमरूद की खरीद फरोख्त लगी कि भाई एक मुश्त मुझे वो अमरूद बांटने पड़ते थे, घर ले जाने पड़ते थे, तू ले जा। पर मेरे पास पैसा होता था कभी सम्मेलन का, तो मैं अमरूद खरीद लेता था। चचा 4 किलो देता, चचा 5 किलो देता, बेटा ये दाना बहुत अच्छा आया है। मेरे को क्या मतलब इस दाने से, मेरे को तो अपने वाले से मतलब है। तो ऐसे वहाँ हो गया। एक बार चचा बीमार हो गए और वो आए नहीं, और चचा आए नहीं, लड़के से परिचय नहीं उनके से, पोते वोते से वो घुसने नहीं दे कि मैं तो नहीं जानता कौन है, अंदर खबर भिजवाओ तो चपरासी को। तो उसका जो पिछला हिस्सा था उसे पार करने की कोशिश की गई, जो तार लगा हुआ है इस पर कूदा जाए स्कूल में अंदर जाने के लिए, ताकि बाग में चले जाएंगे, बाग से किसी को भेज देंगे। तो मैं वहाँ गया, उसी प्रक्रिया के द्वारा स्कूटर लगाया गया, कूदे गए, और जमील अहमद इधर खड़े हुए थे सड़क के पल्ली पार। लौट के तो उसने मुझे कहा जाती है कि तुम दीवाने हो क्या बकवास है ये, ऐसे आने की जो उसकी स्टाइल थी। मैंने कहा यार अजीब बात है, हमने इतनी मेहनत करी, कोई हमारे श्रम का तो महत्व ही नहीं है। लौट के आए, जब मैं उससे पार कर रहा था सड़क से, तो एक साइकिल वाले से टकरा गया। तो मुझसे बोला बे पागल है क्या, सड़क देख के। तो फिर हम जा रहे थे, अगस्त का महीना था, पिलक वे लौट रहा था मैं, बारिश भी थी, बादल भी थे। तो मैंने कहा यार ये बड़ी गजब साला क्या बकवास लाइफ में हुआ है, कोई दीवाना कह रहा है, कोई पागल समझता है। फिर वो दिखा मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। फिर वो मिसरे बनते चले गए, फिर एक मुक्तक बनी, फिर 2 मुक्तक बनी, और आज तक बन रही है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। कभी सोचा नहीं होगा कि ये हालत होगा, ये हालत है कि आप लाइन बोलिए और कहीं भी बच्चे गा रहे हैं, चौराहे पे बोलिए, कहीं बोलिए, सबको याद है। मुझे लग रहा है जितने फॉर्म्स में और जितने लोगों ने इसको गाया है, अब मुझे लगता है अलग भाषाओं में बस गाया जाना शायद रहेगा। अलग भाषा में सब गा लिया, मराठी में गा लिया लोगों ने, बांग्ला में गा लिया लोगों ने, सब अलग अलग भाषाओं में लोगों ने डाल दिया। भोजपुरी में गा लिया लोगों ने। हाँ, निरहुआ की फिल्म में देख रहा था, किसी ने मुझे क्लिप भेजी, उसमें भोजपुरी में कोई दीवाना कहेला, कोई पागल समझेला, निरहुआ गा रहा था दिनेश। मैंने उसको एकदम मिला, मैंने कहा बोले हाँ दादा हमको कोई लिख के दिया, हमने कहा चलो गा देते हैं। सेम धुन में? हाँ सेम धुन में। कैसे कुछ सुना है आपको? मुझे याद नहीं, वो गा रहा था अपना, भोजपुरी में गा रहा था। तो अब तो अपनी तो वो है ही नहीं। हाँ। तो सब जहाँ कहो वहीं गई जाती है। चलिए कुछ पुरानी बातें और करनी है, लेकिन चूंकि आपने मंजू से मिलने का और सबका जिक्र किया था, आपको कुछ सुनवाती हूँ। Really? मैं कुमार विश्वास और आज जो उनकी पत्नी हैं श्रीमती मंजू, हम एक ही बिल्डिंग में रहते थे, एक साथ एक कॉलेज में पढ़ाते थे। ये महाशय प्रेम के चक्कर में उलझ चुके थे, मैं अपनी दोस्ती निभा रहा था। दोनों की जातियां अलग थी। फिर ये प्लान बना कि चलिए एक बार इनके घर होकर आए, मंजू जी के पिताजी से बात करते हैं। हिम्मत जुटाई गई। वाकपटु तो थोड़ा विश्वास रहा ही है, तो योजना पूरी बनी और ये की बात करेंगे। और क्योंकि पिताजी की छवि ऐसी थी मंजू के कि बिल्कुल एकदम पुराने जमाने के जो प्रेमनाथ होते ना, बिल्कुल ऐसी बड़ा मन में। और हम जैसे लोगों को
बड़ा मन में डर था कि जा तो रहे हैं, पिटेंगे, तय पिटेंगे भैया। लेकिन योजना बना कर गए, दरवाजे के पास का सोफा देखा, तुरंत भागना पड़े तो एस्केप प्लान है ना। और फिर बात करने का तरीका जो है ना, मैंने देखा कि ये माँ से शुरू हुए कि देखिए मंजू बहुत खुश रहती है, हमारे साथ बहुत खुश है, मेरे साथ चाहता हूँ कि जीवन भर खुश रहे, मैं तो ये चाहता हूँ, यदि आप कहें तो मैं साथ, ऐसा करके बड़ा मतलब ये लगता है कि एक तरीका, नया तरीके से कैसे हाथ मांगा जाता है। और योजना हमारे दिमाग में चल रही थी साथ साथ कि बेटा अब शुरू हो जाओ, मौका देखकर दरवाजे की तरफ देखना शुरू, भागने का प्लान तय है, पिटना। लेकिन बिल्कुल ओह माय गॉड एनएल, जो हमने सोचा उसके विपरीत उनके पिताजी ने बहुत गंभीर उत्तर दिया कि बेटा ये संभव नहीं है, हमारे समाज में हम थोड़ा कंजर्वेटिव सोसाइटी हैं। और तुरंत कुमार विश्वास ने तुरंत जैसे सोच रखा था, जैसे प्लानर है, नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल पिताजी आप जैसा चाहें, हम तो आप बिल्कुल ये खुश रहनी चाहिए जहाँ भी रहे, और ऐसा करके और हम वहाँ से जान बची और लाखों पाए। होना तो वही था बाद में कि ये मामला चलना था, और हम फिर आर्य समाज गए, और आज मंजू मिसेस कुमार विश्वास है। ये इंतजाम अली था, सब कुछ इंतजाम इसने किया, शादी का मतलब पंडित लाना और जो है वो होटल करना, मंजू और उसकी सहेली एक साथ एक दूसरे उसमें रहेंगी, मैं और मेरे 2-3 दोस्त एक उसमें रहेंगे, 4 गवाह कौन होने चाहिए। लेकिन ये बहुत टैलेंटेड और बड़ा शानदार मित्र, मैं और ये एक कमरे में रहा करते थे। और वहाँ एक कविता जो है ऐसी लिखी गई थी जो बड़ी ऐतिहासिक हुई उस कमरे में। वहाँ मैंने मध्यंतिका लिखी, वो जो छोटी बच्ची वाली कविता है, जो मुझे लगता है मेरे जीवन की सबसे अच्छी कविताओं में से एक है मध्यंतिका। मैं जिस घर में रहता हूँ उसके पिछवाड़े कुल 4 साल की एक बालिका रहती है, जाने क्यों मेरी ही गर्दन से लिपट झूल वो मुझको सबसे प्यारा अंकल कहती है नाम की जिसका मध्यंतिका या की मेहंदी। वो मैंने 2-2:30 बजे रात को लिखी थी, जाड़े में जाग के, अचानक नींद खुलने पे, और सबसे पहले उठ के इसे सुनवाई थी, इसको एनएल को सुनाई थी। और आप लोगों ने गजब काम किया है भाई, अद्भुत है ना देखिए अद्भुत काम किया, अद्भुत। अच्छा, थोड़ा सा वापस पीछे चलते हैं। इंजीनियरिंग की तैयारी करी होगी, मेहनत की होगी, एग्ज़ाम क्लियर किया होगा और एडमिशन हो गया, और घर वाले भी यही चाहते होंगे, फिर वो लड़का इंजीनियरिंग एक सेमेस्टर में छोड़कर क्यों भागेगा? देखिए क्या है, 80 के दशक की आप बनावट देखिए कि जहाँ आपके शिक्षा के चयन, आपके विवाह के चयन, आपकी यहाँ तक कि मान्यताओं के चयन भी आपके हाथ में नहीं थे। मतलब अगर आपके घर में गणेश जी पूजे जाते हैं तो आपके घर में गणेश जी पूजे जाते हैं, हमारे यहाँ गणेश जी पूजे नाम है, हमारे नाम कृष्ण जी ना पूजे जाते। अरे कोई बात नहीं भाई, सामने वाला कर सकता है। तो ये बात मुझे 9th से अंदाजा था कि आई एम नॉट मींट फॉर इट, मेंट फॉर इंजीनियरिंग, मेंट फॉर डॉक्टर या ऐसा कोई टेक्निकल काम, मतलब मैं इस काम के लिए नहीं बना हूँ, मुझे नहीं करना है। पर वहाँ आर्थिक सुरक्षा का सबसे पहला मसला था, ये है। तो मुझे पहले 6 महीने में ये लगा कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि मैं अपना जो इंजीनियर के बाद जो दूसरा भाई है, जो इस समय पॉलिटिकल साइंस के बड़े विद्वान हैं और कुलपति हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय के, वो संस्कृत पढ़ना चाहते थे। मेरे पिताजी ने उन्हें संस्कृत नहीं पढ़ने दिया कि संस्कृत में क्या नौकरी मिलती है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ो। तो मैं उनकी बेचैनी देखता था। वन फाइन डे आई डिसाइडेड कि मुझे ये नहीं करना। तो उस समय बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ, बहुत हंगामा हुआ, 3 इडियट्स टाइप माहौल बना। नहीं, बहुत बुरा माहौल हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे सबसे ज़्यादा दुख मेरी माँ का हुआ। वो बहुत रोती थी, बहुत ज़्यादा। उनको लगता था कि यार ये ख़त्म हो गया मामला, ये एक बालक बेकार हो गया, कहाँ जाएगा। उनको ये लगता था कि घर में वर्ग संघर्ष होगा, ये तीनों बड़े भाई ठीक हो जाएंगे, इनकी अच्छे मकान होंगे, इनकी अच्छी नौकरियाँ होंगी, और ये कुछ नहीं करेगा, तो ये कुछ थोड़ा बहुत करके करता रहेगा, तो कैसा घर में एक असंतुलन हो जाएगा। सही बात है। और वो बड़ी मान्यताएं मनाती थी, इतनी एकादशी के व्रत, इतने इसके व्रत फलाने, है ना। तो होता था आपको बहुत ज़्यादा। पर मैं क्या कर सकता था, मुझे लगता था कि मैं सचमुच नहीं पढ़ पा रहा था, मुझे नहीं मज़ा आ रहा था। ऐसा नहीं मैं पढ़ नहीं पा रहा था, मैंने तो उसे फतेह करने के लिए सारे इंतजाम 10वीं से शुरू कर दिए थे कि अगर यही करना है 11वीं 12वीं में, जैसे पीरियोडिक टेबल है, परेशान करेगी तो याद कर लो इसे। मैंने हाइड्रोजन हीलियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरान NaMgL KCl SCl MnR SCl पूरी यूं करके दोनों तरफ से याद कर दी थी। मैंने कहा ख़त्म करो इसे,
परेशान करेगी, कर लो। तो ऐसा कुछ नहीं था कि वो हो नहीं सकता था, या जैसा पिताजी का कहना था कि चलो ड्रॉप कर दो, 1 साल और ड्रॉप करके IIT कर लो, अगर IIT के मन में दिमाग में खराब है। तो ऐसा भी नहीं था कि IIT क्रैक नहीं हो सकती थी, हो ही जाती। 6 महीने कितना क्रूशियल पीरियड रहा होगा, और छोड़ देना उसको उससे 6 महीने पे ज्यादा पीरियड क्रूशियल रहा 11वीं 12वीं का। अच्छा, कैलकुलस पढ़ते हुए, और मतलब बहुत ही बुरा लगता था कैलकुलस। डायनेमिक्स स्टैटिस्टिक्स फिर भी ठीक लगते थे, उसमें लॉजिक लगता था प्रोजेक्टाइल मोशंस में, कि इतना हाथ उठाया इतना फेंका, तो थोड़ा दिमाग खुलता था कि ऐसे गया होगा ऐसे गया होगा। अब कैलकुलस में क्या पढ़ो आप, और टिग्नोमेट्री में क्या पढ़ो आप, कॉस थीटा सेक थीटा, भी मन नहीं लगता। कैसे करो आप उसको, मतलब लगता था मैं क्यों ये कर रहा हूँ। इस बीच में जब भी वक्त मिले तब भी कोई हिंदी किताब मिल जाए उसे पढ़ लो, बहन के BA के नोट्स है वो पढ़ दो। अब वो उसमें पिटाई हो जाती थी। जैसे पंचवटी पढ़ा रहे थे पिताजी मेरे, उस जाल पे जो मैंने जाल दिखाया था आपको बिठा के, उसी जाल पे कपड़ा बिछा के मैं बैठा हुआ था, बोरा बिछा के, बोरा होता था ना, बोरा बिछा के, और खाट बिछा के वो बैठे हुए हैं, और इधर मेरी बहन बैठी हुई है, उसे पंचवटी पढ़ा रहे हैं वो। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो उन्होंने जो है वो खाना खा रहे थे वो, तो उन्होंने पहली पंक्ति पढ़ी, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं, यहाँ रुक गई वो कविता। तो मैंने वो पूरी पढ़ दी, खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो मुझे लगा कि अब इसके बाद तो प्रसाद कोई अच्छा आप तारीफ होगी। उन्होंने वो थाली रखी, बोले धरा कान फेंक दिया, तुम्हें क्या काम दिया गया है, ये पूरा करो केमिस्ट्री का, चलो उधर जाके बैठो बाहर वाले कमरे में। तो बाहर वाले में जाके बैठ गए। सो बड़ा गड़बड़ था, बहुत ही गड़बड़ था, बनने थे उसके लिए। फिर वो जो पहले 2 साल हैं भयानक त्रासदी के बीते। मेरे साथ के लड़के जो थे उनके माँ बाप ने कहना शुरू कर दिया कि इससे मत मिलो, बात मत करो, ये वाला लड़का इनका बेकार निकल गया, खराब निकल गया। और ये देखो, ये हर बार होता नहीं है कि आपने निर्णय ले लिया वो सक्सेसफुल हो गया। सही, मैं वही बोल रहा, ये डर तो अपने अंदर भी होता है कि व्हाट इफ आई फेल। बट आपके मानक क्या है, पाना क्या था, क्या ये पाना था जो आज हो रहा है कि जिंदगी में ऋचा करेंगे, या कपिल शर्मा के शो में जाएंगे, या गूगल हेडक्वार्टर्स बुलाए जाएंगे। कभी सोचा था कि हिंदी के कवि के की इतनी डिमांड होगी कभी? नहीं, ये तो क्या है, ये उससे पहले था नहीं, तो सोचा कॉन्सेप्ट ही नहीं था। हाँ। जैसे आज मैं अगर ये कहूँ कि डिसॉल्व थ्योरी, कि कल यहाँ डिसॉल्व हो जाएंगे हम और 15 मिनट बाद हम कलकत्ता में बन जाएंगे, तो उनको ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन हो सकता है ना 100 साल बाद हो। तो सोच तो मतलब थी नहीं, ये तो बात ही नहीं थी। हिंदी का कवि मतलब एक कस्बे में, शहर में 4 तख्त पड़े होंगे, उनके ऊपर 2 चांदनी पड़ी होगी, उसके ऊपर 3 गाँव तकिए रखे होंगे, वहाँ 5 आदमी बैठे होंगे, एक माइक नीचे लगा होगा, सामने दड़े पे कुछ लोग बैठे होंगे और अपनी कविता चलेगी, पीछे एक बैनर 2 डंडों पर टंगा होगा, सांस्कृतिक परिषद पिलखवा द्वारा आयोजित आभा कवि सम्मेलन, आभा कवि सम्मेलन दिनांक पे। वो राजेंद्र मास्टर जी से मिला था, वही पेंटिंग करके दे देते थे। तो ये तो सोचने वाली बात ही नहीं थी, इसका तो मतलब दूर दूर तक नहीं था। बट ये था कि जीवन में जो करेंगे कम से कम अपनी संतुष्टि रहेगी कि हमने जो किया, हमने अपना मन का गाया, अपना मन का करा। फिर सबसे अच्छा ये हुआ कि जैसे ही डिसाइड करा कि BA का फॉर्म भरना है, तो दिसंबर में BA का फॉर्म भरा प्राइवेट का, क्योंकि रेगुलर की तो डेट ही निकल चुकी थी। जब तक हम अपना समय नष्ट करके आए थे, तो हमने 3 विषय लेने की कोशिश की, तीनों भाषाएं, हिंदी, उर्दू और संस्कृत। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू, संस्कृत नहीं। तो उन्होंने कहा 3 लैंग्वेज मिल नहीं सकती, तो 2 मिलेंगी। तो फिर मैंने सोचा कि हिंदी, संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी, इन चारों में से क्या चुने। तो हिंदी तो चुननी ही थी, संस्कृत हिंदी के साथ ही आ गई, एक तरह से उसकी थोड़ी पूर्व पीठिका थी और पढ़ लेंगे उसे, तो समझ लेंगे, समझ में आ जाएगा। उर्दू में मुझे लगा कि उर्दू भी पढ़ ही लेंगे, अंग्रेजी एक चुनौती है इस देश में, तो अंग्रेजी ले लेते हैं। और साथ में हिस्ट्री ले ली मैंने। तो पहले साल काम खूब सारा मिल गया, खूब सारा सिलेबस, मतलब आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव की किताबें, है ना, ईश्वर चंद जी की किताबें इतिहास की, E.B. हॉवेल, एनल्स ऑफ राजस्थान स्मिथ की। तो उसमें अच्छा ये करा कि जैसे अगर बिहारी के 70 दोहे कोर्स में है BA फर्स्ट ईयर में, अब तो और भी कम हो गए, तो 70 की जगह मैंने पूरी बिहारी सत से ही पढ़ ली, जगन्नाथ प्रसाद रत्नाकर की, बेस्ट आती थी वो गए लेने के लिए कि इनमें से पढ़ेंगे, क्योंकि पिताजी से पूछ नहीं सकते, क्लास पढ़ नहीं रहे, और गाइड बुक उन दिनों होती नहीं थी, गाइड बुक का वक्त आया नहीं था। तो पढ़ोगे कैसे, आप बताओ किससे पढ़ोगे आप? तो क्या करोगे, बिहारी के 70 दोहे हैं। तो मैं कॉलेज की लाइब्रेरी गया, बिहारी सतसई की टीका मांगी खान अंकल से, खान चाचा से। उन्होंने बिहारी सतसई जगन्नाथ प्रसाद रत्नाकर की मानक
टीका है, सबसे बढ़िया हिंदी की टीका है वो ले ली। अब उसका पहला दोहा, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परत श्याम हरित दूती होए। 3 पेज में व्याख्या लिखी है कि हरित दूती क्या है, ये है ना, राधा की पूजा क्यों कर रहे हैं, निम्बार्क संप्रदाय से बिहारी का क्या संबंध है ना, शक्ति की पूजा क्यों की जाती है इसके लिए, और उसमें विनय पत्रिका के उदाहरण नीचे भाव साम्य के लिए। अब जब आपने ये पढ़ लिया बीए की पहली साल में आके, तो फिर आप क्या पढ़ोगे? तो वो जो 70 दोहे थे, अब 80 दोहे थे, वो तो हो ही गए, लेकिन वो 700 दोहे और हो गए। तो इतना सारा आ गया और उसमें इतनी रुचि आ गई। एक तो आप उपेक्षित बालक हैं, आपसे कोई पूछ भी नहीं रहा कि तूने रोटी खाई कि नहीं खाई, तू नहाया है कि नहीं नहाया है, तूने खाया है कि नहीं खाया है। माँ जो है जरूर पूछ लेती थी नजर बचा के, क्योंकि उनको लगता था ना फिर ये चिल्लाएंगे, अल्लाह बचा। पूछो नहीं पूछो नहीं कि हाँ इनकी करो सेवा, आए ये लाम पे से हलवा बनाओ इनके लिए, तो ऐसे बात करते थे ना, तो वो बेचारी डरती थी। तो कभी आपको लगता नहीं था भाग जाऊं घर से? जाएंगे कहाँ, करेंगे क्या वहां? इतनी ये सोच की अय्याशियां तो दुर्लभ थी कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, मत खा पूछ कौन रहा है तुझसे, कल तक नहीं खाएगा परसों खा ले, और क्या करेगा तू, खाएगा ही। तो उस समय ने इस मकान में जिसमें आप देख के आई थी, इस मकान ने, और फिर बीए सेकंड ईयर के बाद दूसरे मकान ने जिसमें हम रुके हुए थे, यहाँ मैंने पढ़ाई बहुत की इन 5 सालों में। मतलब आप समझिए दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी और राणा डिग्री कॉलेज की लाइब्रेरी, एसएसवी कॉलेज की लाइब्रेरी, मेरठ यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, डीयू के भी कई सेक्शंस, जेएनयू में नहीं मिलती थी एंट्रेंस जब तक कि आपका कोई परिचय ना हो, उस तरह से ना हो। इन दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का तो मैं आज भी, अगर चीज़ें ना बदली हूँ तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ईबी हॉवेल स्कल्पचर्स ऑफ इंडिया कहाँ रखी हुई है, एनल्स ऑफ राजस्थान कहाँ रखी हुई है। मैं आपको जाके बता सकता हूँ इस गैलरी में कि इस जगह पर रखी हुई है किताब। तो आप देखो कि इतनी किताबें लगातार, किससे कोई संपर्क नहीं, किससे कोई संवाद नहीं, कोई शाम की क्रिकेट नहीं, कोई शाम का बैडमिंटन नहीं, कोई रेडियो नहीं, कोई टीवी नहीं। कितने 2 साल 5 साल यही चला, 3 साल उसके और 2 साल ये। अच्छा, इस बीच और क्या हो रहा है, इनरिच क्या हो रहा है, इनरिच हो रही है कवि सम्मेलन की यात्राएं। आप अभी पढ़ के गए ठंडा लोहा धर्मवीर भारती का, आप पढ़ के गए कनुप्रिया, और आपको शाम को कौन मिल रहा है, ब्रह्मपुरी मेरठ से भारत भूषण जी। भारत भूषण जी का अटैची था में, आप कहाँ जा रहे हैं, मुजफ्फरनगर नुमाइश कवि सम्मेलन में, रोडवेज की बस में। तो रोडवेज की बस में भारत जी आपको किस्सा सुनाते चल रहे हैं कि जब मैंने भारती जी को ये वाला गीत लिख के भेजा तो भारती जी ने मुझे ये कहा, उन दिनों फिर ये हुआ, फिर मुझे राम कुमार वर्मा जी ने ये कहा। तो आप उनके संस्मरण सुन रहे हैं। तो आप जी किसके साथ रहे थे, गोपाल दास नीरज, किशन सरोज, वाली असी, कृष्ण बिहारी नूर, खुमार बाराबंकी, जिनके साथ मैंने स्टेज शेयर किया अपने शुरुआती दौर में, आचार्य क्षेमचंद सुमन, देवराज दिनेश, इनको तो आप देख रहे थे, महेश्वर तिवारी, शिशुपाल सिंह निर्धन, इन लोगों के साथ आप डायरेक्ट संपर्क में थे, मंच पे चाहे पीछे बैठे थे, जहां उनकी चप्पलें थी और उनकी पीठ थी उसके बीच में बैठे थे आप, उनकी जूतियों में ही बैठे हुए थे एक तरह से, बट बैठे तो बड़े लोगों के साथ है। बाल कवि बैरागी, मेरी पहली हवाई यात्रा बाल कवि बैरागी ने कराई, क्योंकि उनके पास संसद के कूपन थे। अच्छा। तो एक कवि सम्मेलन था उज्जैन माधव कॉलेज में, वो अक्सर हिस्ट्री पिक वाला उसको ट्वीट भी करता है, जिसमें मैं खड़े होकर कविता पढ़ रहा हूँ और पीछे शिवमंगल सिंह सुमन बैठे हुए हैं। तो माधव कॉलेज में कवि सम्मेलन था, बैरागी जी पार्लियामेंट में हुआ करते थे, तो मैं भी उसमें आमंत्रित था। तो बैरागी जी उससे पहले मुझे 10-15 दिन पहले कहीं मिले, तो मुझसे बोले कि अरे पंडित तुम वहाँ हो, मैंने तुम्हारा नाम पढ़ा। मैंने कहा जी दद्दू मैं वहाँ हूँ, कैसे चलोगे? तो मैंने कहा तो पता नहीं ट्रेन में। अरे क्या ट्रेन है, तुम उस दिन आ जाना सुबह को, और मैं वहाँ स्वर्ण जयंती, वो कौन सा सांसद निवास होते थे वहाँ रहते थे वो, वहाँ आ जाना और मैं तुम्हारा टिकट करा लूँगा हवाई जहाज का। अब मैंने कहा यार हवाई जहाज का टिकट, मेरे पैसे नहीं मांग लें, ये 1500 रुपये तो टोटल ही मिलने हैं, पता नहीं कितने का टिकट होता है। मैं उनके यहाँ पहुँच गया, फिर मुझे वो लेके गए और पहली बार में हवाई जहाज में गया। उसने खाना पूछा दिल्ली इंदौर की फ्लाइट में, एयर इंडिया की, इसने, क्योंकि वो तो सांसद भी थे, सबसे शुरू की सीट थी, वो खाना खा के आए थे और मेरे को देर हो चुकी थी, मेरा मन भी था कि कुछ खा लूं, भूखा भी था थोड़ा थोड़ा। उन्होंने तो मना कर दिया, मैंने इसलिए मना कर दिया कि उससे इसका पैसा लगता हो। तो आप देखो बैठ किन बड़े लोगों के पास रहे हो आप, और पढ़ क्या बड़ी चीज रहे हो, और बाकी दुनिया से आप कटे हुए हो। 9 बजे 10 बजे लाइट चली जाएगी, फिर रात को 2-3 बजे थोड़ी देर के लिए आएगी, फिर सुबह को आएगी, पूरे दिन में
पिलक वे में 10-12 घंटे लाइट आती थी, और गर्मी में तो वो भीषण कष्ट का समय होता था। तो शाम को जैसे ऊब गए, अब लाइट नहीं आई, 4-5 बजे, 5-6 बजते बजते हल्की धूप कम हुई, तो वहाँ से निकले और 1-2 कोई और लड़का साथ का अगर है, या अकेले ही आपने एक पत्रिका गोल करी यूँ करके और लेके आप पैदल 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 घर से आके बस रेलवे स्टेशन आए, और रेलवे स्टेशन में वो जो पीपल का पेड़ है उसके नीचे वाली बेंच पे बैठ गए, वहाँ कोई नहीं है, उस पत्रिका को पूरा पढ़ लिया, सोच लिया, कुछ ध्यान कर लिया, वापस चले गए। अब मुझे बताइए, हिंदी का लेक्चरर, हिंदी का कवि, राजनीति में कहाँ से आ गया? नहीं, वो राजनीति तो करनी नहीं थी, कभी भी नहीं करनी थी, राजनीति प्लेट पे भी नहीं थी, बट वो चीज़ें बनती चली गई। 2010 के वक्त का माहौल था, और मेरे अंदर एक 7-8 से बेचैनी थी कि यार देश में बड़ी ख़राब स्थिति, अब भी है, अब ज़्यादा है बल्कि। अब मुझे लोग टैग करके पूछते हैं, आप क्यों नहीं बोलते, इस पे आप क्यों नहीं बोल रहे, इस पे क्या आप चुप क्यों हो? उनको लगता है ये बोलेगा, ये कहेगा, उनकी उम्मीद होती है, मैं बोल भी देता हूँ, उसके नुकसान भी होते हैं, मुझे पर्सनली नुकसान होते हैं। सरकारों से मेरे रिलेशन कभी ठीक नहीं रहे हैं, मतलब मेरे को लिखते लिखाते 31 साल हो गया, और मैंने 30-35 देश घूम दिए, 4000 रात जग लिया, मेरे को नगर पालिका का भी कोई सम्मान नहीं मिला है। राज्य तो छोड़ ही दीजिए, बड़े तो छोड़ ही दीजिए, कभी कोई किसी अकादमी ऐसा नहीं है। विश्व हिंदी सम्मेलन में मैं कभी नहीं गया हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं गया हूँ, बुलाया ही नहीं गया हूँ। मेरे घर पर आज तक मेरे मेल बॉक्स में गूगल से मेल आई है, दुनिया से मेल आई है, मेरी सरकार की मेल कभी नहीं आई कि साहब आप हिंदी में कुछ हो तो आपको भी हम बुला लेते हैं। उसमें जमाना जाता है, दुनिया जाती है, हम नहीं गए हैं। तो करनी तो थी नहीं राजनीति, और बेचैनी थी, तो हम पास रहते थे दोनों तीनों लोग। तब तक आपका नाम भी हो गया था? मेरा नाम बहुत 2004 से मेरा नाम मतलब बहुत बढ़िया था, पॉपुलर। संघर्ष का समय कह सकते हैं, अगर खत्म हो चुका, आनंद का समय आ गया था। मैंने ये वाला घर बना लिया था, एक 6 बेडरूम सेट बना लिया था, मेरे पास गाड़ी बड़ी होती थी। सब कवि सम्मेलन से, क्योंकि दोनों पति पत्नी जॉब में थे, प्रोफेसर थे, और कवि सम्मेलन का अलग पैसा था, तो गाड़ी मेरे पास 2 होती थी उस टाइम पर भी, और छुट्टियां मनाने जाना, दुबई जाना, और पहाड़ चले जाना 10-10 दिन के लिए, पत्नी को बच्चों को लेके, ये सब चलता चला। तो फ्लैट खरीद लो, प्लॉट खरीद लो पिलक में, पिताजी ने कहा है, तो वो अच्छा दौर शुरू हो गया। गोल्ड का ये बनवा लो, कपड़े बदलो, फर्नीचर बदलवा लो, एसी अब खिड़की से निकाल के स्प्लिट के कर दो। ये जो होता है जनरली मध्यम वर्गीय लोगों में क्या होता है, यही तो होता है, यही सब कर रहे थे। तो फिर अचानक ये सब आंदोलन की भूमिका आ गई, मैंने इसे ज्यादा गंभीरता से ले लिया। अब मुझे लगता है कि उनकी योजना थी, उनका शायद कोई वर्क प्लान रहा होगा मन में, या हो सकता ना रहा हो, बाद में बना हो, मैं क्यों कहूँ, हो सकता है बाद में भी रहा हो। कई बार मुझे लगता है था, कुछ घटनाओं से मुझे लगता है कि पहले दिन से ही था कि कुछ करना है, क्योंकि उनके पास तो दोनों के पास ही कोई काम नहीं था, एक दोनों नौकरियों से छुट्टी लिए हुए थे, और वजीफ़ों पर थे, कोई फोर्ड फाउंडेशन का था, किसी का किसी और फाउंडेशन का, थोड़े थोड़े पैसे थे, तो आर्थिक रूप से भी मैं समृद्ध ज़्यादा था। कुछ करना है, उन्हें मकान खरीदना है तो पैसे चाहिए, दे दिए, बाद में आ जाएंगे, 2 साल में 1.5 साल में आ जाएंगे, फला करना है, तो गाड़ी नहीं है तो मेरी गाड़ी ले जानी है, कोई दिक्कत नहीं, यारी में चलता ही है, बट की दोस्तियों में। फिर वो पॉलिटिक्स में बदल गया मामला, तब भी मैंने मना किया कि यार मैं पॉलिटिक्स में नहीं आऊँगा, मैं पार्टी में नहीं आऊँगा, तुम लोग कर लो। तो मेरे घर सब लोग आ गए, पत्नी सहित सब ने, ऐसे कैसे होगा, हम भी नहीं करेंगे। फिर याद ही होगा आपको, पहले दिन तो खबर यही चली थी पार्टी बनी, कुमार नहीं रहेंगे, लेकिन फिर नहीं तुम रहो। फिर मैं उसमें रहने लगा। फिर चुनाव में भी ऐसे ही मैंने कहा कि नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तुम लोग लड़के, मैं प्रचार कर देता हूँ, मैं सब कुछ कर देता हूँ। तो मैं कैंपेन कमेटी देखने लगा, पूरा कैंपेन, फिर दूसरा देखने लगा, फिर तो सबके साथ ब्लैक एंड वाइट सामने है कि क्या क्या हुआ। फिर मैंने बहुत कोशिश की कि चीज़ें बच पाएँ, मैं नहीं मतलब चीज़ें बचें, थोड़ी उसकी सात्विकता उस आंदोलन की, थोड़ी पवित्रता, थोड़ी मर्यादा बची रहे। फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें सही भी जो मुझे नहीं सहनी चाहिए थी, पर मैंने वो इसलिए सही कि लार्जर इशू शायद एड्रेस हो रहा हो। जैसे आज भी मुझे लगता है कि अगर वो आंदोलन फेल नहीं होता और वो आवाज़ें एक साथ रहती, तो आज देश में जो हो रहा है इस पे बोलने के लिए वो सबसे मानक आवाज़ें होती, क्योंकि कांग्रेस अपना फेस खो चुकी है बोलने की, कांग्रेस अपनी नैतिकता खो चुकी है। जब कांग्रेस ने अपनी सीमावर्ती प्रदेशों में वोट बैंक मजबूत करने के लिए अवैध रूप से लोगों को घुसा के वोटर बनाया था, उस समय यही बेचैनी सत्ता पक्ष को हुआ करती थी। ये सब लोग बोला करते थे कि कांग्रेस ने वोट बैंक बना लिया है, अपीजमेंट कर रही है कांग्रेस। ये जो बेचैनी होती थी कि एक पढ़ा लिखा आदमी, एक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर, एक दुनिया का इतना बड़ा अर्थशास्त्री विद्वान, जब वो पार्लियामेंट में खड़ा होकर ये बोलता था कि इस देश के
प्राकृतिक संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटीज का है, तो एक मुझ जैसे सामान्य आदमी को और हर पढ़े लिखे आदमी को बहुत धक्का लगता था, हाय ये क्या बोल रहा है। या एक औरत जो अपना हक मांग रही थी, शाहबानो, उसके हक को जब एक पढ़ा लिखा कंप्यूटर भारत में लाने वाला एक चार्मिंग आदमी सिर्फ वोट बैंक के लिए हटा लेता है, तो वो जो बेचैनी और वितृष्णा पैदा हुई थी, उस वितृष्णा का एंटी नोड अब इन्होंने तैयार कर दिया। यानी कि जो फुंसी थी उसको मारने के लिए इन्होंने कीमियोथेरेपी शुरू कर दी, जिससे बाल झड़ते हो तो झरे, अंग गिरते हो तो गिरे। ऐसे समय में एक आवाज की जरूरत थी, कुछ लोगों की जरूरत थी जिनकी क्रेडिबिलिटी, जनता तो क्रेडिबिलिटी मानती है, जनता नहीं समझती। जनता को नहीं पता कि 370 में एक्चुअली क्या है, 15A में क्या है, नागरिकता बिल में क्या है, समान। वो तो क्या कहती है, ये मेरा नेता ये ऐसा ही कह रहा होगा, नेता बिल्कुल ठीक कह रहा है। जनता तो लीडर के पीछे जाती है। तो वो लीडरशिप का फेस कांग्रेस ने खो दिया दुर्भाग्य से। उनके पुराने काम इतने और उनकी नई लीडरशिप डेवलप नहीं हुई। उनके पुराने जो ओल्ड बॉयज हैं वो छोड़ नहीं रहे हैं जगह, ताकि नए लोग ग्रूम होकर आ सकें जो तार्किक तरीके से मजबूत हों। और दूसरों के पास क्रेडिबिलिटी है, उस क्रेडिबिलिटी का फायदा उठाकर वो उनका जो भी एजेंडा है, जो भी सोच है, जो भी डिवीजन ऑफ वोट्स है, जो भी उनको इलेक्टोरल फायदे में दिखाई देता है, क्योंकि अंतिम लक्ष्य तो चुनाव जीतना ही है ना। अब इस देश की राजनीति का मतलब हो गया चुनाव है तो राजनीति है, चुनाव नहीं तो इसके अलावा पॉलिटिक्स में चुनाव सिर्फ एक छोटा अंग है, बट अब क्या है, सिर्फ चुनाव ही है और सत्ता में आना, सत्ता, वो चुनाव की वजह से सत्ता में आना। अच्छा, अब मैं ना दोनों चीज़ों को मिलाकर देखती हूँ, चाहे वो हिंदी साहित्य का जगत हो, कविताओं का, आपके कवि सम्मेलनों का, या राजनीति कुछ हद तक। आपके जो चाहने वाले हैं, मास अपील, और कुछ मठाधीश होते हैं जो बिल्कुल आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। कवियों ने भी शुरू में हमेशा ये आपको हमेशा ये नीचा दिखाने की कोशिश, या ये तो कमर्शियल कर रहा है, या ये तो ऐसे कर रहा है। उस समय आई मीन व्हाट इज इट दैट कीप्स यू गोइंग, कीप्स यू फाइटिंग? मेरे पास क्या ना, जैसे क्या होता है, जैसे कहते हैं ना पुश टू वॉल, कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब क्या करेंगे। जैसे कवि सम्मेलनों में लोकप्रियता बढ़नी शुरू हुई 2003-2004 में, लोग चिढ़ने लगे। जो लोग बड़े आदर से स्नेह से बात करते थे, बड़े थे, जिनके पैर छूता था मैं, जिनके सूटकेस उठाता था, दादा कवि सम्मेलन में आप क्या कर सकते, शराब मैंने शराब नहीं पी, सांप्रदायिक बातें मैंने वो बात नहीं की, अश्लील बातें मैंने वो बात नहीं की, कवि सम्मेलन में दलाली होती है पैसे की, मैंने वो कभी नहीं किया, ग्रेस खराब करना कवि सम्मेलन का, गंदे कपड़े, उल्टी सीधी बातें, वो कभी नहीं किया। फिर मैंने क्या नुकसान किया, अच्छा गद्य बोला, अच्छी कविता पढ़ी, लोगों को अच्छे से जमवाया, तो क्या नाराज़गी थी, ये नाराज़गी थी कि मेरे पेमेंट बढ़ गए थे, मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी, मेरी डिमांड बढ़ गई थी, तो उससे वो नाराज़ होने लगे, और नाराज़ होने लगे फिर उन्होंने खूब सारा विरोध शुरू करा। तो एक वक्त ऐसा आ गया कि उन्होंने मेरे कवि सम्मेलन में जाने के सारे रास्ते ख़त्म कर दिए। 2006 आते आते 4-5 मतलब समाप्त कर दिए। उन्हीं दिनों इंटरनेट आ गया, मतलब इंटरनेट इस पॉपुलैरिटी के साथ आ गया, सोशल मीडिया आ गया, ऑर्कुट पहली बार आ गया, यूट्यूब आ गया 2006 आते आते। तो मेरी प्रस्तुति के डेमोक्रेटाइजेशन होने का अवसर मिल गया मुझे, कि मुझे इनकी जरूरत नहीं है, मंच की जरूरत नहीं है, ये मेरा मंच यहाँ देखता हूं मैं। तो कैन यू बिलीव, मैंने अपनी पहली शोरील खुद एडिट कराई जाके, नोएडा में एक अंदर जाके गली में एक लड़का रहता था, मैं उसके पास जाता था, सारी जगहों से वीडियोस मंगवा लेके आया था। पहले उसमें फ्लॉपी में वीडियो आता था ना, उसको डाउनलोड करा के फिर ये काटो, यहाँ छोड़ दो, यहाँ करो, ये छोड़ दो, यहाँ छोड़ो, ताकि वो शोरील डल सके नेट पे। उससे पहले भी काफ़ी चीज़ें नेट पे पॉपुलर हो चुकी थी, ऑर्कुट पर, यूट्यूब पर 6 तक 7 तक। फिर वहाँ से स्वीकृति मिलनी शुरू हो गई, फिर वो मार्केट ही खत्म हो गया मेरे लिए। मारवाड़ी युवा मंच, जैन मिलन समारोह, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, वो सब वापस बुलाते नहीं, वो इसलिए आगे क्योंकि उधर ब्रांड हो गए आप। तो वो फिर 8-9 तक होते होते वो भी वापस लौट आए। पर वो ऐसा हो गया था उस वक्त पे कि दिल्ली के जितने मठाधीश थे, बम्बई के जितने मठाधीश थे, राजस्थान मध्य प्रदेश के जितने तोप थे, वो लगभग 30 लोग थे। उनमें से 7-8 दिवंगत हो गए, कुछ है, लगभग सभी पढ़ते हैं, एक आध को छोड़ के। एक आध तो अब शर्म में नहीं पड़ता, क्या करूँगा, इतना विरोध करा था, अब क्या करूँ, मिलते तो हैं बट बेचारा शर्म में नहीं करता। तो वो सब वापस आए, पर उन्होंने एक ज़माने में कह दिया था कि ये जाएगा तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम तो घुसेंगे ही नहीं मंच पे। लेकिन क्यों, क्या वजह बोलते थे वो? बदतमीज है जी, और ये क्या माइक हाथ में निकाल लिया जी, कपड़े देखो इसके। तो मुझे आज भी याद है कि हिंदी के एक महान गीतकार, उन्होंने माइक से कविता पढ़ते हुए मेरे बारे में ये कहा कि ये जो आया है अपनी घरवाली का दुपट्टा पहन के गीतकार, इसका कोई औचित्य नहीं था। वो मेरी पत्नी का दुपट्टा था भी नहीं, वो मैं दिल्ली हाट से खरीद के लाया था।
बाद में उन्होंने खुद ने भी पहना स्ट्रॉल, सामान्य रूप से पहना, तो उन्होंने कह दिया ये बात। एक हिंदी के और हास्य कवि थे जो दिल्ली में प्रोफेसर थे और वो टीवी में बहुत आते थे, जगलर थे वो, वर्ड्स के, होकर परेशान श्रीमान मैंने कहा आइए श्रीमान टाइप की हरकतें करते थे वो उसी को विद्वत्ता और कविता समझते थे। मेरे मन में उनके प्रति कोई नाराज़गी भी नहीं थी, ठीक है इनकी अपनी दुकान है, करते रहें। पर वो मैंने भाषा वाषा बोली, जब कभी कालिदास से उठा लिया, इधर से उठा लिया, घनानंद पढ़ दिया, कबीर पढ़ दिया, यहाँ से पढ़ दिया, तो वो वाह होने लगी, तो उनको बड़ी दिक्कत होनी शुरू हुई। फिर क्या था कि कस्बाई अभद्रता मेरे अंदर भी थी। अगर आज मैं जिंदगी विद में ये बोलूं कि सब वही नालायक थे तो ये भी गलत बात है। मैंने भी बदतमीजियां की, और वो बदतमीजियां जो थी वो प्रतिक्रिया की बदतमीजियां थी। चूंकि वो सभ्य लोग थे, स्थापित लोग थे, तो उनकी बदतमीजियां तो नियोजित थी कि इतने % करके छोड़ देनी है। मैं तो असभ्य पिलखवे का लड़का था, तो मेरी तो अनियोजित थी कि आओ बेटा कहाँ हो, तुम्हारे दौड़ाता हूं मैं। तो मैंने उनको खुले कवि सम्मेलनों में उनके लिए ललकारा है उन्हें, ऐसा कि अद्भुत तरीके का ललकारा, और खूब खूब झगड़े जनता में चले गए। फिर मेरे को लगा 2005-06 में कि यार ये लड़ाई मैं अकेली नहीं लड़ पाऊंगा, देश के 40-50 बड़े कवि, 100-200 आयोजक सब खिलाफ हो जाएंगे, तो मैं क्या करूंगा। तो मैंने अंतिम हथियार अपनाया 2006 में, वो ये अपनाया कि अपनी लड़ाई जनता को दे दो। जैसे कवि सम्मेलन में गए, यदि वो हैं तो भी, नहीं है तो भी, अपनी कविता पढ़ते मैं 5 बार ये बोला कि भाई मैंने कोई ऐसी बात कही है जो कभी मेरा विरोध करें। ये सब कभी मेरा विरोध करते हैं कि वो आएगा तो हम नहीं आएंगे। पता नहीं क्यों, आप लोग मुझे ज़्यादा प्यार करते हो, थोड़ा कम प्यार किया करो यार, कम तालियां बजाया करो यार, ये बहुत परेशान है। अब वो जनता के मन में बैठ गई, ये और जोरदार तालियां ऐसा कर रहे हैं। फिर जनता ने अगली बार से तुम ही आ जाओ, तुम ले आओ अपने आप जजेस को लाना है। तो मैंने 6-7 साल आयोजक के रूप में बड़ा ज़बरदस्त काम किया। 2006 से लेकर 2011-12 तक मैंने बहुत टीमें बनाई। एक साल में लगभग 100 कवि सम्मेलन की टीमें। तो मैं दूसरों को काम देने लगा, भाई जिस कवि को मेरे यहाँ से कवि सम्मेलन मिलेगा तो वो फिर ठीक होने लगे, फिर वो ठीक हो गया विरोध। चलिए, तो अब एक अगर जो हम पैटर्न की बात कर रहे हैं कि मठाधीश, चाहे वो कविता साहित्य जगत में रहे हो या राजनीति में रहे हो, और अब आपने अपने अपने राम बोलना शुरू कर दिया, आपने राम पर बोलना शुरू कर दिया, तो यहाँ के मठाधीश भी बहुत जल्द आपके खिलाफ बोलने लगेंगे, ऐसा अभी डर बोलने नहीं लगे, लगता आपको? अभी बोलने लगे हैं। उसमें हमने डिस्क्लेमर पहले ही डाल दिया है कि ना तो मैं साधु हूँ, ना मैं कोई महामंडलेश्वर हूँ, ना मैं कोई जगत गुरु हूँ, ना मेरा कोई तीर्थ है, ना मेरी कोई गद्दी है। नाम ही उसका अपने अपने राम है। मेरे राम ऐसे हैं, मेरे कृष्ण ऐसे हैं, मेरे बुद्ध ऐसे हैं, मेरे आद्य शंकराचार्य ऐसे हैं। मैंने उनसे ये सीखा है, मैंने ये जाना है, मैं ये पढ़ रहा हूँ। मैं आपसे कोई बहस नहीं कर रहा। मैं आपसे बहस नहीं करूँगा। आप मुझे शास्त्रार्थ के लिए ललकारें कहें तो मैं कहूँगा नहीं महाराज, आपका मत भी ठीक है पर मेरा मत भी ठीक है। जो आपके मत को सुनना आना चाहें वो आपको सुन लें। जो जैसे मैंने अभी शंबूक वध और सीता परित्याग पर बोला, वो मैंने बहुत सारी किताबें इधर उधर से पढ़ी, जो जाना था। मेरे पिताजी का एक लेख है उत्तरकांड को लेके, कल्याण में छपा है, 25-30 पेज का, उनकी किताब मानस चिंतन में है। उसमें से काफ़ी मटेरियल पढ़ा था, उन्होंने बताया सिखाया भी था। मैंने बोला तो मैंने देखा कि बड़ा वर्ग तो उससे सहमत हुआ कि शंबूक वध और सीता परित्याग की जो कथा है वो काल्पनिक है, वो वाल्मीकि कृत रामायण का अंश ही नहीं है। तो मैं अभी देख रहा था कि वो 10 मिलियन 12 मिलियन अलग अलग पेजेस पे, खास तौर पे महिलाएं बहुत कन्विंस हो रही हैं, क्योंकि वो ऐसा सुनना चाहती हैं कि उनका राम ऐसा नहीं था, और राम ऐसा था ही नहीं। लेकिन जो बिल्कुल टिपिकल लोग हैं जिन्होंने राम कथा ऐसी मान रखी है, वो नीचे हंगामा मचा रहे हैं कि ऐसे कैसे, ये कैसे विद्वान हो गया, इसको क्या पता है, इसने क्या देखा था। तो थोड़ा बहुत तो विरोध होगा, तो इतना 2-3 बार झेला, एक आध बार और झेल लेंगे, इसमें क्या है। तो चलिए, अब बहुत उतार चढ़ाव, मतलब जितने साल से मैं आपको, जितने थोड़े बहुत साल से जानती हूँ, मैं जानती हूँ बहुत उतार चढ़ाव, क्योंकि अब सब चीज़ें मीडिया में हो गई हैं, ऐसी ऐसी बातें जो बहुत ख़राब भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, सब चलती रहती हैं आपके बारे में। व्हाट डज़ योर फैमिली, आपकी पत्नी, बेटियाँ, व्हाट डज़ द फैमिली मीन टू यू एज अ सपोर्ट? जैसे एक तो क्या है कि मैं घर के अलावा कहीं नहीं जाता हूँ, हर शो में जाता हूँ या अपने घर पे होता हूँ, या कोई मीटिंग है या कोई काम है तो मैं पेस्ट्री में नहीं जाता, फन पार्टीज़ में नहीं जाता, ऐसे किसी दोस्त के या परिवार में नहीं जाता जहाँ मैं अपनी पत्नी के साथ ना जा सकूँ। रेयर ही है मेरी ऐसी मीटिंग्स होती हैं, बहुत ही कम, बहुत ही प्रोफेशनल मीटिंग हो तो अलग हो। दूसरा ये ज़रूर है कि पिछले 10 सालों में विशेष रूप से 2010 से लेकर अब तक आंदोलन की वजह से, राजनीति की वजह से, और नए राजनीतिक दलों की जो पोजीशनिंग आजकल है भारत में, उसमें विपरीत विचार का होना आपकी हत्या करने जैसा है।
पहले तो ये होता था कि चलो कोई बात नहीं है, ये कम्युनिस्ट हैं, ये संघी हैं, एक घर में भी अलग अलग विचार लोग होते थे, खूब लड़ते झगड़ते थे, ठीक रहते थे, लेकिन एक इज्जत रहती थी। अब राजनीतिक षड्यंत्र जो हैं वो ज्यादा बड़े हो गए, अटैक्स होने लगे, पर्सनल अटैक्स। जैसे जब मेरा झगड़ा हुआ तो मुझे अलग थलग करने में जो साइबर अटैक था, जिनमें मेरी फैमिली इन्वॉल्व की गई, मेरी बेटियों के खिलाफ गंदा गंदा लिखा गया, वो मेरे बचपन के मित्र के घर से लिखा गया और उसके संज्ञान में लिखा गया। इसीलिए मैं उसे निर्वीर्य कहता हूं, इसीलिए मैं कहता हूं दृढ़वीर नहीं है तू निर्वीर्य है, क्योंकि ये तो कोई नहीं करता। लड़ाई है, खुल के बोलो आप कि तेरे से लड़ाई है, तुझे ध्वस्त कर दूंगा, आप बोलो। लेकिन ये तो बड़ी घिनौनी बात है। या जैसे एक लड़की ने कहा अचानक आके कि साहब वैसे तो ये मेरे भैया जैसे हैं, पर मेरे पति को शक हो रहा है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए। हमने कहा हम तो नहीं करेंगे। तो साल भर बाद बोली नहीं इन्होंने छेड़ा भी था मुझे अब याद आया। फिर वो कोर्ट उसमें चली गई। अब हमने उसके खिलाफ मुकदमा कर रखा है, 2 करोड़ का माना नहीं, का मिल ही नहीं रही है, पुलिस उसको ढूंढ रही है कहाँ है। लेकिन बात तो चलेगी ना। दिल्ली पुलिस ने उसमें एफआईआर लगा दी 2 बार कि नहीं ये झूठा पाया गया, महिला आयोग ने लगा दी झूठा, बात नहीं करता उस पर। आपको नहीं, पर उस पर बात करते वो इनका भी तो हुआ था या इनका भी तो हुआ था, कुछ ऐसे बोलते हैं, कोई ये नहीं पूछता। तो ये जो स्त्री विमर्श की जितनी झंडा बरदार थी वो सब उस पर चुप रही। तो इन दिनों ये कठिन है, लेकिन आप सामाजिकता में, जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं 84 के दंगों में जो हुआ उसके खिलाफ जब मैं बड़ा हुआ, जब यहाँ आ गया 2012 में, मैं जंतर मंतर पे आमरण अनशन के लिए बैठा माता जागीर कौर और माता निर्प्रीत कौर के साथ। मुझे थोड़ी पता था कितने दिन आमरण अनशन चलेगा, वो तो दूसरे दिन खत्म हो गया शाम को, तो कोई बात नहीं, पर मैं बैठा तो। और मैं बड़ा लोकप्रिय कनाडा में, बड़ा लोकप्रिय सरदारों में, पंजाब में। जब चुनाव आया और पहला चुनाव दिल्ली का, दूसरा चुनाव, मेरी भूमिका महत्वपूर्ण रही। तो जो पंजाब में प्रभारी बनाए गए थे लोग बाग, उनको ये रहा ये पंजाब नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने षड्यंत्रपूर्वक क्या करा कि कवि सम्मेलनों के 2 चुटकुले काट के, और देखो साहब सरदारों के खिलाफ बोले, उन्होंने वायरल करवाए। खुद ही उन्होंने उसका विरोध कराया, अपने ही लोगों से कराया विरोध। बात जब वो बढ़ी, अगली बार फिर दोबारा बढ़ी, तिबारा फिर बढ़ी, वो हर बार आ जाती है बात कहीं ना कहीं से। मैं उसमें कई बार स्पष्टीकरण दे चुका हूं, लेकिन मूर्ख तो मूर्ख होते हैं, हर जगह आ जाते हैं, और मूर्ख उन्हें बनाने वाले भी मिलते हैं। तो जब आखिरी बार ये बात बढ़ी तो मैंने 3 बड़े सिख एक्टिविस्ट जो मेरे दोस्त हैं, जो 84 के मानक रहे हैं लड़ने में कोर्ट में, वो और 2 अलग लोग, अलग अलग पार्टी के, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, घरेलू दोस्त हैं, घर आते हैं। तीनों की मैंने मदद की है खराब समय में, तीनों के हितों के लिए मैं लड़ा हूं। मैंने उन तीनों को कहा फोन करके, बुला के घर, कि भाई ये क्या बेवकूफ़ी की बात है, आप उसे समझाइए, उनको, लोगों को बोलिए कि ये षड्यंत्र है। कुमार विश्वास तो बहुत सेकुलर आदमी है, इस मामले में बड़ी इज्जत करता है। उन्होंने कहा भाई साहब मैं तो जानता हूँ कि तुसी ऐसे नहीं हो, बट ये क्या बोलूँ साला, ये सब जहालत है, मैं किससे लड़ूंगा। मतलब आप देखिए, आप जहालत से लड़ने को तैयार नहीं हो अपने आई। तो मैंने कहा ये तो गलत बात है, मैं भी तो लड़ा था आपके लिए। जब आपका अपमान दिल्ली के 4 लड़के कर रहे थे पंजाब जाके, आपकी सारी तपस्या को वो 2 कौड़ी की बना रहे थे, तब मैं पीएससी में आपके लिए लड़ता था कि तमीज से बोलो, उनका संघर्ष है 84 के लिए, जबान संभाल के बात करो। मैंने उसके घर में बैठ के एक छोटे लड़के को डांट दिया था, कितनी उम्र है तेरी, जितनी तेरी उम्र है उससे ज्यादा लड़ रहा है वो आदमी, असली सिख है वो। नहीं भाई साहब गलती होगी, नहीं हुआ, मैंने जी लगा के बोलना नाम के पीछे मैंने बोल दिया था, और आप मेरे साथ खड़े होने को तैयार नहीं हो, एक झूठ पे, एक अफवाह पे। तो ये जो वक्त है ये थोड़ा खराब वक्त है। ऐसे में आपके संघर्ष अकेले हैं और विजय साझी है, उपलब्धि तो आपकी सबकी साझी है। तो मेरे गीत की एक पंक्ति है कि अपमानों की सरस कहानी जग भर को है याद जबानी, तब अपमान हुआ था, तब अपमान हुआ था, तब अपमान हुआ था। अपमानों की सरस कहानी जग भर को है याद जबानी, और विजय के उद्घोषों पर दुनिया की यूं आनाकानी। मतलब इंडिया टुडे ने अगर आपको माइटी 100s की लिस्ट में छापा 18वें नंबर पे, तो उसमें 4 चिंटू मिल जाएंगे आपसे कहने वाले भारत भर की में नहीं है, वो यूपी वाले, वो उत्तर भारत वाली में है। उनको इसी बात से खुशी है कि वो टोटल इंडिया वाली में नहीं है, टोटल इंडिया वाली में तो नीचे हैं, लेकिन जो हिंदी पट्टी है पूरी उसमें 18 पे है और वैसे 78वें पे है। वो इस बार इसी में खुश हैं कि ये टोटल में नहीं है, पहला नहीं है, दूसरा नहीं है। तो ये सबके साथ है, जिनके साथ भी तुमने इंटरव्यू लिए होंगे, जिनके साथ भी है। विजय के जितने भी प्रस्ताव हैं, विजय की जितनी, वो सब तो आपकी सबकी है,
उसमें सब है। लेकिन परिवार साथ हर वक्त रहता हाँ, वो 24 घंटे साथ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी का संघर्ष है, उसी की ताकत है। और राजनीति के मिलने वाले फ्रूट्स के प्रति इतना निष्प्रह भाव कि नहीं चाहिए, ये भी परिवार के कारण ही है। एक क्रिएटिव आदमी में असंतोष सबसे बड़ी मात्रा है। अगर वो असंतुष्ट नहीं है तो जैसे ही उसके अंदर संतोष आना शुरू होगा, सबसे पहले तो संतोष आएगा, फिर आलस्य आ गया, फिर आलस्य और संतोष को जस्टिफाई करने के लिए आत्ममुग्धता आएगी। कह रहे हमने, वो खुद पे ही फिदा रहेगा, हमने करा है और हमने जब ये किया था। ये बेसिकली कोई, उसे पता है उसने किया है, दुनिया को पता है, जिसको बता रहा है उसे ये पता है कि इसे पता है, बट वो खुद को जस्टिफाई कराना चाहता है अपने आलस्य को। अब क्यों नहीं कर रहा हूं, ये बताने के लिए कर रहा था, जब हमने ये कर लिया था बात खत्म हो गई। तो वो जो असंतोष गहरा है, जो सचिन तेंदुलकर में आखिरी मैच में था कि अभी और बना दूं कुछ थोड़े से रन, जो मैं देखता हूं कि पॉलिटिकल रैलियां करते हुए और पॉलिटिकल काम करते हुए प्राइम मिनिस्टर में है, उनके अंदर एक राजनेता का गहरा असंतोष है। जबकि एक आ जाता है प्राइम मिनिस्टर 2 बार बनने के भी, ठीक है यार, जीत हार होती रहती है, लेकिन जिस दिन वो चुनाव हारते हैं उससे 2-3 दिन में के उनके वीडियोस देखो तो उनके चेहरे पे चुनाव लटका हुआ होता है कि ये वाला चुनाव वो हार गए हैं, उनके हाथ से चला गया है महाराष्ट्र। और जब वो चुनाव जीतते हैं राज्य का, जिसमें वो 5-6 रैली करके आए होते हैं, 10 रैली करके आते हैं, और जब वो अपने पार्टी कार्यालय आते हैं और जिस तरह से वो उतरते हैं उससे गाड़ी से और जिस तरह से जाते हैं, वो वही जो गोधरा के बाद के चुनाव प्रचार में जो उनकी दिखती थी हनक, एग्रेशन, वो अभी तक दिखती है। चलिए, मैं अपने व्यूअर्स से ये जरूर कहना चाहेंगे कि कुमार विश्वास एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका इंटरव्यू एक दिन में बहुत मुश्किल है। हम लोग सुबह से बातें ही किए जा रहे हैं, अब बहुत वक्त हो गया है, लेकिन तो अब मैंने सोचा कि कुछ सवालों को हम रैपिड फायर में समेट देते हैं ताकि समय थोड़ा सा बचाया जा सके। बहुत ज्यादा हो गया है ना दिन भर से, लेकिन आज भी बहुत सारे सवाल अभी भी रह जाएंगे। चलिए शुरू करें। पहले मैं आपको चॉइस दूंगी, आपको दोनों में से एक फटाफट बोलना है। पिलखुआ या गाजियाबाद? पिलखुआ। पैसा या नाम? नाम। साहित्य या राजनीति? साहित्य। अरविंद या मनीष? कोई भी नहीं। हास्य या भक्ति? भक्ति। मेन स्ट्रीम मीडिया या सोशल मीडिया? दोनों ही नहीं। कवि सम्मेलन या टीवी शोज? कवि सम्मेलन। धर्म या आध्यात्म? आध्यात्म। मोदी या गांधी? गांधी। गांधी अभी नहीं, ये गांधी नहीं, मैं तो दोनों गांधियों से बड़ा मेरे लिए महात्मा गांधी, दोनों गांधियों से बड़ा महात्मा गांधी। चलिए, अब जो मैं एक कुछ बोलूंगी उस पर आपको जो पहला थॉट, 1 लाइन या 1 वर्ड। पहला प्यार? कविता। नाम नहीं बोलेंगे आप? नाम नहीं है, मतलब पोइट्री, इसी की वजह से। पहली कमाई? 100 रुपये हापुड़। साल? 89, जैन समाज का कवि सम्मेलन, 101 रुपये। पहला धोखा? पहला धोखा तो पहले प्रेम के असफल होने का ही था। पहला सम्मान कब मिला? मुझे सम्मान कोई ऐसे नहीं मिला नियोजित तरीके से कि इकट्ठा करके सम्मानित किया जा रहा है। मैंने लाइन गाई और लोगों ने गाया, यही सम्मान है। क्या मैं किसी के यहाँ गया और वो उनकी दादी मिलना चाहती है, या अभी एक बार मुझे याद है कि अमेरिका में एक महिला कैंसर से जूझ रही थी, तो उनकी बेटी ने मेल किया कि क्या ऐसा हो सकता है कि आप उनके लिए कुछ रिकॉर्ड करके भेज दें। तो मैंने उन आंटी को वीडियो कॉल पे मेरे ख्याल से कुछ नहीं तो शायद दर्जन भर कविताएं सुनाई। जब भी मैं खाली होता था, जब भी उनका आता था, मैंने कहा अच्छा मैं कल करूँगा। उनकी कीमियो होनी अगले दिन, तो मैं फ़ोन करता था, और उन दिनों नया नया ये वीडियो कॉल आया था, 2-1 साल पहले की बात है, 2-3 साल पहले की। आंटी कैसी हो, बहुत अच्छी लग रही हो, सुंदर लग रही हो। तो वही मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मुझे लगता था हर बार एक पद्मश्री सी मिली है, कुछ अच्छा सा हुआ है। पहला अपमान का एहसास? पहला अपमान मतलब वापस आके बीए करते समय महसूस हुआ। हर निगाह में अपमान था, घर में भी था, रिश्तेदारियों में भी था, कस्बे में भी था। फिर जो लड़के साइंस नहीं पढ़ पा रहे थे, आर्ट्स पढ़ी थी जिन्होंने, जो कमतर माने जाते थे, उन्हीं को देखा जब साथ में, तो उनकी निगाह में भी था कि और हुआ है, घुमा है टाइप का, तो वो था। और अपमान तो अब भी होता रहता है, अब भी बहुत लोग करते रहते हैं, तो अपमान का तो पुनर्भ्यास बना हुआ है। अब तो फर्क नहीं पड़ता शायद? नहीं, कई बार पड़ता है,
कई बार बुरा लगता है जिनके लिए आप लड़े हैं, जिन इश्यूज़ के आप लड़े हैं, अगर वही इश्यू आपको अपमानित करते हैं तो फिर बुरा लगता है और अच्छा नहीं लगता। लेकिन जिनके लिए नहीं लड़े हैं या जिनके लिए जो आपको समझते हैं, उनका सम्मान उस सारे अपमान को धो देता है। जैसे कश्मीर में डल झील पे मैं शूट कर रहा था, तो वहाँ कहवा पीने के लिए जिसके यहाँ रुके, जिससे कहवा मांगा देने के लिए, उसने पैसे ही नहीं लिए। तो मैंने उसको कहा कि नहीं पैसा। बोले अरे आप तो मोहब्बत के शायर हैं, मैं आपको सुनता हूँ, आपसे क्या शायर साहब पैसा लेना। तो उसके लिए तो कभी कुछ किया ही नहीं मैंने, उसके लिए तो मैं तो उसके हक के लिए भी नहीं लड़ा, उसकी समस्या के लिए भी नहीं लड़ा। मुझे पता भी नहीं उसकी समस्या का बेसिक स्रोत क्या है। जो मेरी थोड़ी बहुत दिल्ली रह के समझ है वही तो बोला मैंने। फिर भी उस आदमी के मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है कि आदमी ठीक है, अच्छा आदमी है। सबसे बड़ा सुख? सबसे बड़ा सुख है स्वयं के साथ सच्चा रहना, कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मैंने कुछ झूठ नहीं किया है। आप बोल रहे हो ना सम्मान अपमान, 67 विधायक जिताए हमने, 67 विधायक, आज 64-63 हैं। किसी एक विधायक से, किसी एक बड़े कार्यकर्ता से तमाम बार उकसाने के बाद भी मेरे खिलाफ एक ट्वीट नहीं करवा पाए, मेरे खिलाफ एक स्टेटमेंट नहीं दिला पाए। एक वो जो पाल रखा था एलजीपी से आया हुआ, उसके अलावा जिससे आरोप लगवाया था वो वहाँ का ओखला वाला जो है, अच्छा। जिन्होंने पाल रखा है वो गुंडा, उसके अलावा किसी की औकात नहीं हुई ये कुछ बोल इनकी कि उनसे कहवा दे, इनकी औकात नहीं। क्योंकि वो बच्चे सभी लोग जितने थे ना, बड़े छोटे, वो इतना प्यार करते थे और इतना प्यार करते हैं, उन्हें पता है सब कुछ। कई बार मुझे पता चला है कि अंदर मीटिंग्स में कहा गया है मेरे को, वो कुछ भी बोलता रहता है, तुम तो सब भक्त हो, तुम तो सब भैया भैया करते हो, तुम्हें क्या मतलब है लीडर को कुछ भी बोले। सब चुप होके चले जाते, लेकिन बाहर कोई नहीं बोलता, कोई मीडिया में इंटरव्यू नहीं देता, कोई बात नहीं कहता। इससे बड़ा क्या चाहिए? और सबसे बड़ा दुख? सबसे बड़ा दुख जीवन में तो पहला तो प्रेम का हुआ, और दूसरा इस उम्मीद के मर जाने का हुआ। इसका बहुत दुख रहा, फिजिकली बहुत दुख रहा। मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया था और मेरा वज़न भी कम हो गया था। मुझे कुछ जो ये कंधे वंधे के दर्द शुरू हुए हैं, जो पैर में भी रहता है आजकल खड़े होने पे ना, सर्वाइकल, ये सब भी इसी की वजह से शुरू हुए। मुझे ये लगता था कि यार एक बड़ी उम्मीद पैदा हुई थी, बड़ी एनर्जी पैदा हुई थी, अब 30 साल तो कुछ नहीं होगा, लोग निकलेंगे नहीं सड़कों पे, लोग करेंगे नहीं, लोग भरोसा नहीं करेंगे। हम कर सकते थे, हो सकता था। जैसे होता है ना कि फाइनल में आपको कुल 150 का स्कोर मिला और आप इंडिया की टीम हो और आप 110 पे या 90 पे आउट हो गए, सिर्फ बेहूदगी से खेलते हुए, सिर्फ पिच पे अय्याशियां करते हुए कि मार ही लेंगे, कर ही लेंगे, या आपने बेईमानी कर ली, मैच फिक्सिंग कर ली। तो वो जो एक खिलाड़ी को दुख होता है जिसने जिंदगी भर वेट की होती है वर्ल्ड कप फाइनल की कि अब रिटायर होना है मुझे, तो वो सबसे बड़ा दुख हुआ। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? सबसे बड़ी कमजोरी खुद ही हुई, इमोशन है सबसे बड़ी कमजोरी। और सबसे बड़ी ताकत? सबसे बड़ी ताकत भी इमोशन है। आपकी अपनी सबसे प्रिय कविता? बहुत सारी कविताएं प्रिय हैं, लेकिन उनमें मतलब मध्यंतिका मुझे बहुत प्रिय है, हाँ, और ये है नमन उनको बहुत प्रिय है कविताओं में। तो अभी सबसे अच्छी कविता लिखी नहीं है, तो इसलिए अभी तो उतनी ही प्रिय है जितनी जनता को प्रिय है। और अपनी कोई कविता जो सबसे ज्यादा नापसंद हो आपको, आप लगता हो कि ये मैंने क्या लिखा है? ऐसी तो बहुत सारी हैं, ऐसी तो बहुत सारी हैं जो मुझे लगता है कि यार ये ठीक है लिख ली हैं, वो उस समय की थी कच्चेपन की कविताएं। जैसे एक बड़ी प्रसिद्ध कविता है पगली लड़की, अब मैं उसे अगर पढ़ूं, अब वो मेरी एमए करने के बाद नौकरी लगने के 3 महीने बाद की कविता है। 27 जुलाई 1993 को मेरी नौकरी लगी और शायद सितंबर अक्टूबर की किसी शाम की वो कविता है, शाहपुरा की, वहाँ पीलीबंगा में लिखी मैंने वो कविता। तो उस ज़माने में मैं इब्ने इंशा पढ़ा था मैंने। नई सड़क से मैं उनकी किताब लेके आया था, उर्दू की आखिरी किताब खरीद के बीए में। उसमें कविता थी, वो लड़की अच्छी लड़की है जी नाम न लो हम जान गए, वो जिसके लंबे गेसू हैं पहचान गए। हाँ इंशा जी के साथ भी हम उनके घर मेहमान गए। हाँ इंशा ने कुछ बात न की, अनजान गए, चुपचाप रहे अनजान गए। हम इंशा को समझा लेंगे, गौरव कुछ, वो लड़की को भी कह लेंगे गो अप को कुछ और जमाना है, तुम हमसे कहो बतलाओ क्या इंशा को समझाना है। वो था ना, ये बातें झूठी बातें हैं, ये लोगों ने फैलाई हैं, तुम इंशा जी का नाम न लो, क्या इंशा जी शायद आई हैं।
तो मेरे को लगा कि ऐसे भी कविता लिखी जा सकती है, वो पगली लड़की, मतलब वो लड़की अच्छी लड़की है जी, नाम ना लो, बहुत ही सरल। तो मैंने उसी थॉट में अपनी बात जो मेरे साथ जिंदगी में बीती थी, वो मैंने एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है, वो पगली लड़की जिसकी, तो उस समय तो बहुत अच्छी लगी और आज भी बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर कविता है। कोई दीवाना कहता है, यंगस्टर्स को बहुत है, उसके हॉस्टल वर्जन बने हैं, उसके मैथ्स वर्जन बने हैं, उसके गर्ल्स हॉस्टल वर्जन बने हैं, वो पगला लड़का सब बने हैं, उसको बहुत सारे लोगों ने म्यूजिकल करके भी गाया है। बट मुझे अब उसमें कोई बहुत ही, जैसे कहते हैं ना, कविता का भारी तत्व नहीं लगता। नापसंद तो नहीं है, पर हाँ सामान्य लगती है। चलिए अब आपके लिए लास्ट एक मैसेज। ऋचा और विश्वास मेरे दोनों प्रिय एक साथ। क्या बात ऋचा, है भौजी। तुम्हारी सीरीज में विश्वास के साक्षात्कार को देखने की उत्सुकता न जाने कब से थी, और आज जब तुमने बताया कि विश्वास का ये साक्षात्कार लेने के लिए जा रही हो और मैं कुछ कहूँ तो मुझे लगा कि मैं कहाँ से प्रारंभ करूँ। विश्वास, तुमसे जब भी मुलाकात होती है न जाने कितनी बातें होती हैं, और उन बातों में कई बार कहती हूँ, आज पुनः इस मंच और इस माध्यम के द्वारा फिर से कहना चाहूँगी, गर्व होता है तुम पर। और मुझे लगता है कि हिंदी को कितना गर्व होता होगा तुम पर, ऐसे मानस पुत्र को पाकर। जब इंसान सफल हो जाता है, सफलता उसके कदम चूमने लगती है, तो कोई ये नहीं देखता और शायद न जानना चाहता है कि ये सफ़र उसने कितने मीलों चल करके तय किया। इस सफ़र में उसके पाँव में कितने छाले पड़े होंगे। तुमने बहुत परिश्रम किया है और इतना अध्ययन किया है, लेकिन उस परिश्रम अध्ययन के साथ मनन करके अब जो निकष निकला है वो अमृत है विश्वास। मुझे याद आता है 15 बरस पूर्व लखनऊ में एक इवेंट की बात चली, तो किसी ने मुझसे कहा कि एक नया लड़का आया, दुबला पतला सा, लेकिन युवाओं के बीच उसका गजब का असर है और देखा नहीं जाता। लेकिन हिंदी की कविता में आजकल उसके प्रोग्राम्स में, उसके कार्यक्रमों में 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार लोगों की भीड़ जुटती है और कस्बों तक में लोग उसको सुनने के लिए। तो मैंने पूछा कि श्रृंगार का कवि है कि वीर रस का कवि है या फिर हास्य रस का कवि है, तो मुझे जवाब मिला कि ये तीनों भी नहीं, लेकिन जो बोलता है वो लोगों के हृदय के आर पार हो जाता है, लोग उससे अपने आप को जोड़ पाते हैं। सारे भाव समन्वित हैं उसकी कविता में। बहुत अच्छा लगा और सुन करके कहीं ना कहीं लगा कि बच्चन साहब और नीरज साहब की उस गौरवशाली परंपरा में आज फिर कोई खड़ा है जिसको सुनने के लिए लोग जुट रहे, भीड़ जुट रही है। कुछ दिन बीते, हमारी द्योड़ी में विश्वास स्वयं खड़े थे। उस दिन पांव छूते हुए विश्वास ने कहा कि आज से आपको भाभी मान लिया और भाव मेरा लक्ष्मण जैसे ही अनुज का है और सदा ऐसा ही पाएंगे। मुझे आज ये कहना है विश्वास कि आज तुम सफलता के शिखर पे हो, कितने भी व्यस्त, कितने भी सक्रिय रहो, कहीं भी मिल जाओ, तुम्हारा भाव वास्तव में आज भी उसी अनुज लक्ष्मण के ही समान है। और मुझे लगता है कि सफलता एक अलग चीज़ है, मनुष्यत्व बना रहे, ये हम सभी कलाकारों के लिए, सभी इंसानों के लिए सबसे बड़ी उसकी परीक्षा भी यही होती है, उसके खरेपन का सबसे बड़ा साक्ष्य भी। यही आशीर्वाद देती हूँ कि माँ भारती की, हिंदी की ऐसी ही सेवा करते रहो। अब तो राम की भी कृपा तुम पर है और तुमसे मैं हंसी में हमेशा एक बात कहती हूँ कि विश्वास, तुम्हारी कुंडली में बुद्ध कहाँ बैठा है, क्योंकि वाग्देव की जैसी तुम पर कृपा है और जैसी प्रांजल भाषा में भी अनवरत बोलते हुए, शब्दों का संधान करते हुए भावों को हृदय में प्रतिष्ठित करते हो, ये कला आज बिरले लोगों के पास है। ईश्वर तुम्हें ऐसी ही, माँ सरस्वती ऐसी ऊर्जावान रखे। राम जी की कृपा तुम पर ऐसी ही बनी रहे। राम जी की कृपा जिस पर हो तो उसका वैसे ही वैतरणी पार हो जाती है। विश्व में दिग दिगंत में हिंदी की महक को ऐसी दिग दिगंत में फैलाओ, यही आशीष। क्या बात है, भाभी से कितना पुराना रिलेशन है। हमने टीवी पे पहला प्रोग्राम रंग रसिया मेरे ख्याल से 8-9 साल पहले जब पहली बार डिज़ाइन किया कि होली पर एक ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें अलग अलग रंग के लोग हों, अलग कोई डेस्टिनेशन हो तो होना चाहिए कैसे करके, तो हमने रंग रसिया डिज़ाइन किया। मुझे याद है बनारस में हमने उसको शूट किया, तो उसकी जब फॉर्मेशन बनाई तो मैंने कहा कि
उनको बुलाना चाहिए। तो आज तक का जो पैनल था उनको लगता था कि सिर्फ वो आएंगी और भोजपुरी एक दो कोई गीत गा देंगी, लेकिन मुझे उनकी प्रतिभा का पता था कि वो अद्भुत प्रतिभा संपन्न है। इतनी सारी भाषाएं, उनका लोकानुरंजन, और चूँकि मैं मंच पे खुद प्रस्तुति देता हूँ, मंच पर ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपनी प्रस्तुति में लय हो जाते हैं। जो उसका शेर है मीर का कि तुम मेरे पास होते हो गोया फिर कोई दूसरा नहीं होता, तो वो कोई और आदमी होता है। और मैंने खुद को कई बार अनुभव किया है स्वयं को मंच पे बोलते समय, बाद में खुद को देख के कि ये मैं नहीं था, ये मैंने कोई और आदमी है, ये जो आदमी गया है। और बीच में तो 2007 में और 8 में ये होने लगा था। मैंने बाकायदा न्यूरोलॉजी जो सर्जन है उसको दिखाया खुद को, क्योंकि कई कवि सम्मेलनों में मैंने खुद को कविता पढ़ते देखा अलग खड़े होके। उनमें से एक कवि सम्मेलन, दो कवि सम्मेलन मुझे विशेष रूप से स्मरण है। एक कवि सम्मेलन होता है वर्ष प्रतिपदा पर, हिंदू नववर्ष पर भोपाल में। उसमें वो चौक पर लगभग 70-80 हज़ार 1 लाख आदमी खड़ा रहता है, दूर दूर तक माइक लगा रहता है वहाँ, और चारों तरफ भीड़ होती है, मंच के तीनों तरफ तो होती है कम से कम। तो उसमें मैं पढ़ रहा था, खूब ठहाके लग रहे थे, खूब तालियां बज रही थी, खूब कुछ हो रहा था। और मैंने बाकायदा खुद को, और मुझे वो लोकेशन भी याद है, एक मंच के बाईं तरफ जिमी जिप लगी हुई थी, उसे 2 लड़के चला रहे थे। वो जो जिमी जिप के पास जो जगह थी खाली, घुमाने के लिए खाली जगह छोड़ते हैं ना, वो उस जगह पे मैंने खुद को खड़े हुए देखा कि मैं कविता पढ़ रहा हूँ, और सब तरफ सन्नाटा है, बस एक्शंस दिखाई दे रहे हैं और लोग खुश दिखाई दे रहे हैं, और मैं खुद को यूँ खड़े होकर देख रहा था। तो ये मेरे साथ कई बार हुआ, 2-3 बार हुआ। तो फिर मुझे लगा कि ये कोई आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं, दिमागी खलल है ये कुछ। तो फिर मैं गया डॉक्टर को दिखाने के लिए, सीटी स्कैन हुआ, उसमें कुछ नहीं निकला। फिर मैं जाता था ऋषिकेश से आगे वशिष्ठ गुफा है, वहाँ एक बार ध्यान करने, वहाँ मैं गया। वहाँ मुझको एक साधु मिले थे, 3-4 दिन जब मैं रहा तो उन्होंने मुझसे पूछा तीसरे दिन कि कल चले जाओगे, पूछो क्यों बेचैन हो। तो मैंने कहा इनको ये भी पता है। तो मैंने उनसे पूछी 2 बातें, 2 मुझे परेशान कर रही थी, दोनों बातों के उत्तर उन्होंने दे दिए। उसके बाद सब सही हो गया। ये तो उन्होंने कहा कि ये तो अनहद है और इसको बढ़ा लो, ये तो अभी 2-3 मिनट का है, 10-15 सेकंड का है, इसको जीवन कर लो पूरा, फिर देखो क्या हो जाओगे। तो मैंने कहा फिर क्या होगा। बोले फिर ये घर परिवार ये सब छूट जाएगा, इसका कुछ पता नहीं, फिर कहीं भी खड़े होकर गाओगे। तो मैंने कहा तो बहुत मुश्किल काम है, खतरनाक है। अब जितना होता है मतलब जितनी लौ लगती है, लेकिन तब तो मैंने खूब देखा था खुद को उस जमाने में। तो बाद में तो ये छल प्रपंच षड्यंत्र राजनीति उठा पटक ये गंदगियाँ आ गई। तो आप ये समझिए कि गंगोत्री में कूड़ा पड़ गया। अफसोस है आपको उस वक्त का अफसोस नहीं, उसके परिणाम का अफसोस, या उसको एक लेसन की तरह मानते हैं कि उसके परिणाम का अफसोस है। जैसे मैंने मुक्तक लिखी थी ना, पराए आंसुओं से आंख को नम कर रहा हूं मैं, भरोसा आजकल खुद पर भी कुछ कम कर रहा हूं मैं, बड़ी मुश्किल से जागी थी जमाने की निगाहों में, उसी उम्मीद के मरने का मातम कर रहा हूं मैं। तो उसका इतना ही मातम है कि वो एक जैसे हो जाता है ना, जवान मौत हो जाती है घर में, तो 10-20 साल तक उसकी फोटो टंगी रहती है कि प्रमोद अपना जो है ऐसा था, इतना बड़ा था। फिर आदमी आके पूछता है प्रमोद कौन, तो बताते हैं कि ऐसे लड़का था। फिर उसके बच्चे भी घूमते रहे अगर, तो वो बहुत दिन तक आपको दुख देते रहते हैं कि ये प्रमोद की लड़की है, इसका बाप चला गया, जब भी छोटी सी तभी चला गया, गांव में करेगा ना। तो हमारा जो उम्मीद का वो मरा है, इसके बच्चे भी घूम रहे हैं ना अभी तो राजनीति में, सरकार में है, सरकार से बाहर हैं, भाजपा में चले गए हैं, अनाथ घूम रहे हैं कुछ लोग। उन्हें देख के भी दुख होता रहता है कि यार ये उसी उम्मीद के बच्चे हैं, ये इसी चक्कर में आए थे, इनका बाप मर गया, तो वो दुख होता है। बाकी कुछ नहीं होता है, बाकी तो ठीक है, लेसन है। चलिए विश्वास, ना चाहते हुए भी मुझे आपको थैंक यू कहना पड़ेगा। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत अच्छा रहा, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा। ये तो बहुत ही अद्भुत अनुभव था। मतलब एनएल से लेके और तरुण विज तक और सतबीर सरदार, पिताजी ने तारीफ कर दिया। हाँ, मेरे जिंदगी में दृचा का सबसे पहला काम ये है कि मेरे पिताजी ने जिंदगी में पहली बार मेरी तारीफ की। हालांकि उन्होंने बताया कि उसका कुछ ज्यादा नहीं है, उसने परिवार से सीखा है। उन्होंने ये भी बताया, उन्होंने क्रेडिट पूरा परिवार को लिया है कि उसने अपने भाइयों से सीखा है, अपने पिताजी से सीखा है। बट चलो इतना भी काफी है कि उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छा लगा।